अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि आखिर चांद पर जाना क्यों ज़रूरी है और बड़ी बड़ी नेशंस, बड़ी बड़ी कौमें चांद पर क्यों जा रही हैं। क्या ये वक्त का ज़िया और पैसे का ज़िया नहीं है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चांद पर क्यों मुख्तलिफ़ अक़वाम जा रही हैं और उसकी सिग्निफ़िकेंट वजह, सबसे बड़ी वजह क्या होगी। मैं आपको तमाम वजूहात बताऊँगा, लेकिन जो बहुत बड़ी वजह है वो भी इसके साथ साथ आपको पता चलेगी। अगर हम चांद की बात करें तो रशिया और इंडिया रिसेंटली उन्होंने कोशिश की कि वो चांद पर उतरें। रशिया का लूना 25 मिशन, उसका स्पेस क्राफ्ट लैंडर वहाँ पर गिरकर तबाह हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 चांद पर पहुँच गया। क्या आप जानते हैं कि जहाँ पर भी ज़िंदगी हो सकती है वहाँ पर पानी की मौजूदगी ज़रूर होगी। बायोलॉजिकल ज़िंदगी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसे ढूंढने के लिए ऐसे इलाकों में देखना चाहिए स्पेस के जहाँ पर पानी मौजूद है। चांद पर अब हमें मालूम है कि ना सिर्फ पानी मौजूद है बल्कि वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ब्लू और वायलेट भी डिटेक्ट हो चुके हैं। दोनों उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स पर हमें मिले। मैं आपको ये बताता चलूँ कि चंद्रयान 1 ऑर्बिटर जब चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा था। अगर हम फ्यूल की बात करें, अभी हम इन चीज़ों को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं अगर चांद पर एक बेस रखना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजिक बेस होगी चांद पर, तो मुझे वहाँ पर पानी भी चाहिए और फ्यूल भी चाहिए, क्योंकि इस बेस को रखने का मुझे इकोनॉमिकल फ़ायदा भी होगा जो हम डिस्कस करेंगे, मुझे पॉलिटिकल फ़ायदा भी होगा, मुझे स्ट्रेटेजिक फ़ायदा भी होगा और मुझे साइंटिफिक रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तमाम एडवांटेजेस, ये तमाम फ़वायद नेशंस कौमें हासिल करना चाहती हैं और इसी वजह से वो चांद पर जा रही हैं। मैं आपको यहाँ पर चांद का एक मैप दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पानी चांद पर मौजूद है। पानी साउथ पोल पर ज़्यादा मौजूद है और नॉर्थ पोल पर निस्बतन कम मौजूद है। इसीलिए हम चांद के साउथ और नॉर्थ पोल पर उतरने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बनिस्बत इसके कि इक्वेटर के। हालांकि ज़्यादातर मिशन पहले इक्वेटर पर उतरे हैं, क्योंकि पानी की दरियाफ्त अभी कुछ सालों पहले है, इसलिए इंसानों ने अब जितने भी मिशन भेजना शुरू कर दिए ये उन इलाकों में भेजना शुरू किए हैं जहाँ पर पानी मौजूद है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पोल्स पर मिशन भेजना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पोल्स पर बहुत ज़्यादा रॉकी एरिया है, चट्टानी इलाका है, वहाँ पर लैंडर का लैंड करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए अमूमन लैंडर्स गिरकर तबाह हो जाते हैं। तो वहाँ पर अगर इंसान एक, जिस तरीके से हम कहते हैं एयरपोर्ट, इसी तरीके से अगर स्पेस पोर्ट बना लेता है तो उसका मतलब यह है कि जब भी इंसान ज़मीन से मरीख की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो वो बीच में चांद पर रुकते हुए कनेक्टिंग फ़्लाइट के साथ निकल जाएगा, जिस तरीके से हम दुबई का इस्तेमाल इस वक्त करते हैं। आपको ये बातें दूररस लग रही होंगी, लेकिन ये बातें 10 साल से आगे की नहीं हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसे दोबारा माइक्रो ग्रेविटी की नज़र से देखा जा रहा है। अब इंसान ज़मीन पर जितनी टेक्नोलॉजी बना रहा है उसे स्पेस में भी बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसका फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि स्पेस में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर स्पेस में वो टेक्नोलॉजी जो हम बनाएंगे वो काम करती है तो वो ज़मीन पर तो ज़रूरी काम करेगी, क्योंकि ज़मीन पर टेम्परेचर का डाटा बहुत कम है। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि माइक्रो ग्रेविटी में, इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, सनत लगाने में इंसानों को बहुत से फ़ायदे हैं जो कि ज़मीन पर वो हासिल नहीं कर सकता। मसलन अगर आप फ्रिक्शन की बात कर लें तो स्पेस में आपको फ्रिक्शन उतनी नहीं मिलेगी जितनी कि ज़मीन पर मिलेगी। स्पेस में आपको माइक्रो ग्रेविटी मिलेगी, यानी ज़मीन पर ग्रेविटी को भी हम किसी न किसी तरीके से उसका बंदोबस्त कर सकेंगे। तो इसलिए केबल्स तक फ्यूचर में, ये जो तारें हमारे घरों में आ रही हैं, ये केबल्स भी स्पेस में बनेंगी और ज़मीन पर लाई जाएंगी। आपको ये बात हैरानी की महसूस होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है और इस वक्त कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा चुके हैं स्पेस में, जहाँ पर इस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो स्पेस फ्यूचर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर हम चांद पर जाते हैं और वहाँ पर लैब्स बनाते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं।
एक तो ये कि चांद की ग्रेविटी बहुत कम है, तो वहाँ पर हम स्पेशल किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हम वहाँ पर पौधे लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि मरीख पर पौधे लगाना और चांद पर पौधे लगाना तकरीबन करीब करीब एक जैसे हैं। तो वहाँ पर ग्रेविटी के कम होने की वजह से पौधों का रवैया कैसा होगा, उनके बढ़ने की सलाहियत कैसी होगी। इसी तरीके से हम टेम्परेचर को हैंडल कर सकेंगे और हम वहाँ की जो रेडिएशंस हैं, जो बहुत ज़्यादा रेडिएशन आ रही है चांद में, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी बना सकेंगे, ऐसी चीज़ें बना सकेंगे जो रेडिएशन में भी सर्वाइव कर सकें। हाँ, ये बात और है कि वही चीज़ें हम मार्स के लिए भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं रेडिएशन की वजह से हमें चांद की सतह पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा और ज़्यादातर इंसान मुस्तकबिल में चांद के अंदर मौजूद जो सुरंगें हैं, जो टनल्स हैं, उनमें रहेगा। मैं आपको ये बता दूं कि चांद पर बहुत से रिसोर्सेज, और इंसान हमेशा रिसोर्सेज के पीछे भागता है। ये एक अक़वाम बेवकूफ़ नहीं है जो चांद पर जा रही हैं, ये वो चीज़ें सोच रही हैं जो हम आज से 20 सालों के बाद सोचेंगे। चांद पर रिसोर्सेज में सनलाइट है, चांद पर ऑक्सीजन है जो कि उसकी मिट्टी में मौजूद है, और उसके साथ साथ चांद का जो एक दिन है वो 14 ज़मीनी दिनों के बराबर है। चांद पर पानी भी मौजूद है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के जो क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे हैं, उनकी तह में मौजूद है और आइस की शक्ल में है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन क्रेटर्स को पंपिंग स्टेशंस लगाकर यहाँ से पानी निकाला जाएगा और उस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक चांद पर 245 से ज़्यादा स्विमिंग पूल्स, ओलंपिक स्विमिंग पूल, उनसे ज़्यादा का पानी मौजूद है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चांद की मिट्टी का 45% 45% बाई वेट ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन आप चांद की मिट्टी से हासिल कर सकते हैं, और 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ रिसर्च लैब्स इस वक्त ऑक्सीजन को रेगुलेट से, यानी चांद की मिट्टी से हासिल करने के लिए कोशिश हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए हम ऑक्सीजन को और पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन और पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए अलग किया जा सकता है और हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिल सकता है। तो पानी के ज़रिए फ्यूल भी हासिल किया जा सकता है, हालांकि पानी बहुत कम मिकदार में है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चांद पर मेटल्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके साथ आयरन, क्योंकि वहाँ पर बसाल्ट है, वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी है, तो वहाँ पर आयरन हमें नज़र आता है। वहाँ पर टाइटेनियम, जो कि बहुत ही कीमती धात है, वो भी हमें मिलती है। तो 42% से 45% चांद पर ऑक्सीजन मौजूद है। उसके साथ फिर हम देख सकते हैं, तो क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन आ रही, तो मैं थोड़ा सा हट कर देखूंगा, और सिलिकॉन 21% मौजूद है, और इसी तरीके से हमारे पास 13% आयरन मौजूद है, 8% कैल्शियम, 7% एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मौजूद है। तो ये वो धातें हैं जिनकी तरफ हमारी नज़रें हैं, लेकिन असल चीज़ ये धातें नहीं हैं। रेयर अर्थ मेटल्स वो मेटल्स हैं जो कि ज़मीन पर बहुत कम है। आपको पीरियोडिक टेबल में मैंने रेयर अर्थ मेटल्स दिखाई हैं, लेकिन ये इस्तेमाल बहुत होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती हैं, टरबाइन ब्लेड्स में इस्तेमाल होती हैं, एनर्जी इंडस्ट्री में रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत बड़ा हाथ है। चाइना इनका बिगेस्ट कंज्यूमर है, और रेयर अर्थ मेटल्स हमें ज़मीन पर, उनका नाम ही रेयर अर्थ मेटल्स है, बहुत कम मिलती हैं। चांद पर आपको रेयर अर्थ मेटल्स वाफर मिकदार में मिलती है। तो चांद पर जाने का एक फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पर कीमती धातें मौजूद हैं जिनको हम फ्यूचर में माइन करने जा रहे हैं। लेकिन अब आते हैं हीलियम 3 की तरफ। हीलियम 3 हमें ज़मीन पर क्यों चाहिए? उसकी वजह यह है कि हम कायनात में जब एनर्जी की सोर्सेज देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि सितारे बहुत बड़े सोर्स हैं, और सितारों में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसका रिएक्शन हो रहा है। लेकिन हम जब ज़मीन पर एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं तो हम न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सा रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल पैदा होता है, जिसे ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता डंप किया जाता है, और उससे बहुत सी बीमारियां आपको मालूम है कि हो सकती हैं। हम क्लीन एनर्जी चाहते हैं, और क्लीन एनर्जी के लिए हमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हासिल करना है तो उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है हीलियम 3। हीलियम 3 के ज़रिए न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन जितनी हीलियम ज़मीन पर मौजूद है वो बहुत कम है। उसका 0.0001% हीलियम 3 आइसोटोप का है। तो इसका मतलब ये कि हीलियम को अगर देखना है तो उसका 0.0001% हीलियम 3 का है, तो हीलियम 3 तो तकरीबन ना होने के बराबर है। मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि चांद पर 1.1 मिलियन मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है, सिर्फ हीलियम 3 मौजूद है।
अगर हम पावर, ह्यूमन सिविलाइजेशन की पावर की कंजम्पशंस देखें तो इस वक्त जो पावर की कंजम्पशन है उनको सामने रखते हुए अगर सोचें तो 10,000 साल तक हम इसी कैपेसिटी के साथ पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं इस हीलियम 3 के साथ। अगर हीलियम 3 का प्राइस लगाया जाए तो बहुत वेरिएशन नज़र आई, लेकिन मैंने क्योंकि ये फिगर्स ली हैं गूगल से तो मैं आपको सिर्फ अंदाज़ा देना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि ये प्राइस वेरी करती है क्योंकि हम हीलियम 3 बेचते नहीं हैं, लेकिन 16 बिलियन पर टन की कीमत लगाई गई है जो मुझे नज़र आई है। इससे कम भी है, लेकिन जो मैक्सिमम मुझे नज़र आई वो 16.6 बिलियन डॉलर्स पर टन है हीलियम 3 की प्राइस। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 420 बिलियन टू 5 ट्रिलियन के करीब ये अमाउंट बनता है कि इतनी ज़्यादा हीलियम 3 चाँद पर मौजूद है। चाँद पर हीलियम 3 निकालने के लिए या बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उनको निकालने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑब्जर्वेटरीज बनाने पड़ेंगी। इन ऑब्जर्वेटरीज को देखना पड़ेगा, वहाँ पे बड़ी बड़ी टेलीस्कोप की तो अभी आपको कुछ अरसे बाद तख्ती पर ही वीडियो मिल जाएगी कि किस तरीके से बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें वहाँ की रेडिएशन से भी बचना पड़ेगा, वहाँ पर पावर की भी ज़रूरत होगी, वहाँ पर बिजली की ज़रूरत होगी। और अब हम ऐसे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम बिजली वहीं पर प्रोड्यूस करें, पावर हाउसेस वहीं पर लगाएं और वायरलेसली बिजली ज़मीन पर भेजें। अभी कैलटेक यूनिवर्सिटी ने एक ताज़ा एक्सपेरिमेंट किया है, अगेन उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से हम स्पेस से वायरलेसली बगैर किसी तार के एंटीनास के ज़रिए एक स्पेस में एक ज़मीन पर उसके ज़रिए बिजली भेज सकते हैं। तो ये काम हम चाँद से भी कर सकते हैं। तो चाँद पर जो पहले जाएगा वो सिर्फ बहुत ज़्यादा मादनियात से फ़ायदा उठा सकेगा, बल्कि वो टूरिज़म भी प्रमोट कर सकेगा। वो स्ट्रेटजिक, मैंने अभी वॉर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अमूमन मैं जंगों को अपनी वीडियोस का हिस्सा नहीं बनाता और ना ही मैं असले पर वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन स्ट्रेटजिकली भी ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होगा उस मुल्क के लिए जो कि चाँद पर बैठा होगा और अगर हम ज़मीन पर उससे जंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि चाँद हमारी पहली बेस क्यों है और बाकी स्पेस में जाने के लिए भी हमें चाँद की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन ज़मीन के लिए भी चाँद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए बहुत सी अक़वाम चाँद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये वजह भी समझ आई होगी कि ये वक्त का ज़्यादा नहीं है बल्कि मुस्तकबिल की प्लानिंग है जिसे मुख्तलिफ़ अक़वाम हमसे बेहतर समझती भी हैं और वो कर भी रही हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।